अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान हेल्थ स्पेशल पे आपको ईद मुबारक कहती हूँ। ईद के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और ईद की तमाम खुशियाँ आपको मुबारक हों। होप्स हो कि ईद का जो ये टाइम है बहुत ही बेहतरीन तौर पे आप सब गुजार रहे होंगे। रमज़ान के बाद जब ईद का टाइम आता है बहुत ही खूबसूरत लम्हे होते हैं कि ये एक टाइम होता है कि जब ख़ानदान को करीब मिलने का और इकट्ठे होने का, गैदरिंग का मौका मिलता है और हम खुशी से खाते हैं पीते हैं। कहने का मतलब आज़ादी से खाते पीते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इसी हवाले से आपको गाइडलाइन दूंगी और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और जहाँ हम ईद की खुशियों पे बात करेंगे, ईद के बारे में बात करेंगे, वहाँ सेहत के हवाले से भी बात करेंगे, कैसे हम रमज़ान के बाद इस ब्लेसिंग को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ ही साथ कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जी वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा अली और डॉक्टर ज़हरा अली, होम्यो एक्सपर्ट हैं, मेंबर COH पाकिस्तान हैं। और जी ईद मुबारक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इनसे बात करते हैं ईद के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर तस्कीन जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं। डेफिनेटली इनके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल होना मुमकिन नहीं, क्योंकि ग़िज़ा के हवाले से ज़रूरी है ये जान लेना कि कौन सी ग़िज़ाइयत है जो हम अवॉइड करें तो हम सेहतमंदी से ईद के ये लम्हात गुजार सकते हैं। जी तो सबसे पहले बात करते हैं इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए इन लम्हों में कि जब ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर में गेस्ट आ रहे होते हैं और आपने हमारे लिए यहाँ टाइम निकाला, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं आपके। तो कैसी रही ईद? मैं तो शीर खुरमा खा के आ रही हूँ, आप बताएं कैसे? मीठी ईद है, आपको पता है कि यही सिलसिला जारी होता है, तो आपने भी कुछ ऐसा स्टार्ट लिया? जी जी बिल्कुल, हमने खीर खा कर आए हैं। अच्छा सुबह सुबह मीठी ईद है, मीठी ईद से शुरुआत की है हमने। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू। तो ये है कि डॉक्टर साहिबा, ऐसा कि ईद की खुशियों में हम इसको मीठी ईद कहते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि शीर खुरमे का आगाज़ किया और आपने बताया कि खीर खाई, तो बहुत ही फेवरेट चीज़ है। तो ये कि मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मीठी ईद इसे कहा जाता है, अब ये मीठी ईद जो है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हम डिफरेंट किस्म के डिशेस बनाते हैं, कहीं कुछ बनाया जा रहा होता है, कोई हलवा जात बनाए जा रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पेशेंट जो हैं उनका भी तो ख्याल ज़रूरी होता है कि जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं, वो बेचारे वो ईद कैसे मनाएं? देखिए, रमज़ान के बाद सबके लिए बहुत मुश्किल होता है कि एकदम से खाना पीना शुरू कर देना। और रमज़ान जैसा गुजरता है, ईद आती है तो सब मीठी ईद के हवाले से एक दूसरे के घर जाना आना, गैदरिंग्स होना और बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ साथ दूसरों के लिए भी हार्मफुल है। थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छा, यानी कि सिर्फ शुगर पेशेंट नहीं बल्कि आम लोग भी जो हैं उनके लिए भी एहतियात करनी चाहिए। हाँ जी, सबको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जिसम में पहले एनर्जी लेवल बहुत कम होगा, तो एकदम से मीठा खाकर बहुत बूस्टअप कर सकते हैं अपने एनर्जी लेवल को भी और साथ साथ हम अपनी शुगर लेवल को भी बूस्टअप कर सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो स्पेशल एहतियात की ज़रूरत है कि वो मीठा अपना कम रखें। अगर आपने खीर खानी है या सवैयां खाने तो उसमें चीनी की जगह ब्राउन शुगर आप यूज़ करें, तो बेस्ट नहीं खा सकते हैं, वो मीठी ईद को आप सब इंजॉय करें, लेकिन नॉर्मल मिक़दार में खाएं। ठीक हो गया। अच्छा, हम डॉक्टर ज़हरा आपसे बात करती हूँ कि जैसे कि रोज़े वाकई आपको पता है कि ब्लेसिंग हैं और जिस्मानी तौर पे हम लोग सेहत हासिल करते हैं और हमारा एक रूटीन एक अच्छी बनी होती है। लेकिन जैसे ही ईद आती है तो यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि बीमार हो गए और हम लोग वो तमाम ब्लेसिंग खो देते हैं ना, क्या वजह है उसकी? इसकी वजह खाना पीना नहीं है, इसकी वजह हम ईद आती है स्पाइसी फूड्स, फास्ट फूड खा लो, चलो गैदरिंग हुई है बाहर चलते हैं आउटिंग पे, साथ जंक फूड खा लें। अगर आप ईद पे घर में अच्छे खाने बनाएं, वो खाएं और प्रॉपर एक बैलेंस मिकदार में खाएं, तो आप बीमार नहीं हो सकते। यानी कि ये हम ही पे है कि हम लोग क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। अचानक से स्टमक को आदत होती है सारा दिन भूखे रहने की, अचानक से स्पाइसी फूड्स और फास्ट फूड की तरफ से लाते, एसिडिटी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। पहले भी रमज़ान में डिहाइड्रेशन का इश्यू होता है, स्पाइसी फूड्स खाकर मज़ीद डिहाइड्रेशन हो सकती है। बिल्कुल सही बात नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर ज़हरा ने बताया कि हमारा जो स्टमक है वो बड़ा डेलिकेट हुआ होता है और यकीन माने कि 14 से 15 घंटे जब फास्टिंग की कैफियत रहती है, तो उसके बाद एकदम से जब आप इस तरह से उसको हैवी किस्म का मील देते हैं, हाई कैलोरिक फूड देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि डेफिनेटली आपकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं।
तो इस हवाले से चूँकि ग़िज़ाइयत की बात हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर तस्कीन, इनसे भी बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईद मुबारक डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखें। जी, तो ये बताइएगा कि देखिए अचानक से जैसे कि बात हो रही कि बहुत सारा खाना पीना स्टार्ट हो जाता है और तबीयत ख़राब होने लगती है, तो क्या होता है? यानी कि अचानक जब हम बहुत सारा खाना पीना कर लेते हैं ईद पे, तो उससे क्या क्या यानी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? काइंडली इस पे बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से रमज़ान एक नेचुरल मंथ है वेट मैनेजमेंट का और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज से बचने का, सेम ऐसे ही ईद भी एक त्यौहार है, लेकिन इसमें आपे से बाहर नहीं होना, वरना हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। जैसा हम लोग रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, कोला ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से हम लोग लाइक ठंडे पानी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, डाइजेशन हमारी स्लो डाउन हो सकती है और हमें स्टमक एसिडिटी के इश्यूज हो सकते हैं अगर आप जो है वो ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे। या आउटिंग 3 डेज जिस तरह से ईद के हैं, तो आप कोशिश करेंगे 2 डेज जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ घर में गुजारें और कोशिश करें कि घर का बना हुआ लें, चाहे आप वो कोई भी मीठा बना रही हैं, कोई भी चीज़, चाहे खीर है, कस्टर्ड है, सवैयाँ हैं, चावलों वाली खीर है, या वट एवर आप केक वगैरह भी अगर बना रहे हैं, ठीक है, बेकिंग भी आप अगर कर रहे हैं। लेकिन आप अगर तीनों दिन ही आउटिंग पे रहे, बाहर के खाने खाएंगे, तो फिर ईद के बाद जो है वो आपको स्टमक वाले जो इश्यूज हैं वो बहुत सारे, उनका बहुत सारा सामना करना पड़ सकता है। सही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपने की ये मौसम के हवाले से कि मौसम भी चेंज हो रहा है और इसमें वाकई अगर हम जैसे कि बहुत सारे लोग फैंस ऑन कर लेते हैं और इस तरह से होता है कि अगर कुछ अवॉइड किया जाए तो बेटरमेंट होती है इसमें। और उसके साथ ही साथ ठंडा पानी जो स्टार्ट कर दिया जाता है कि ये चीज़ जो है ना थोड़ी वाकई अलार्मिंग होती है कि इससे फिर गला ख़राब होने के चांसेस, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये होने लगता है। तो डॉक्टर फातिमा मुझे बताइएगा कि वाकई में इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? आप क्या कहती हैं हमारे नाज़रीन को कि देखिए जब स्पाइसी फूड खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं हम, तो ठंडा पानी पीने को भी दिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स लेने को भी दिल जाता है, तो उसका क्या किया जाए? ईद का मौका है, सब कुछ खाएं, सब कुछ पिएं, लेकिन ठंडे पानी से अवॉइड कीजिए क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स इसके बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। आप सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन ठंडे पानी के ठंडा पानी ना पिएं प्लीज। आप लेमन वाटर पी रहे हैं लेकिन उसको भी नॉर्मल रखें, ज़्यादा ठंडा ना पिएं क्योंकि उसके बाद आपका गला खराब, नज़ला, जुकाम, बच्चों को निमोनिया हो जाने, सारी डिजीज सामने आती हैं। इसलिए आप मीठी ईद को खूब इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी परहेज भी कीजिए। बिल्कुल सही बात, ये जो आपने लेमन की बात की बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि देखें कि जो मुरगन किस्म के खाने खिलाए जा रहे होते हैं और बनाए जा रहे होते हैं, दावतें चल रही होती हैं, इनविटेशंस हो रहे होते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, खूब रौनक लगी होती है। और इस दौरान में क्या होता है कि इन स्पाइसी फूड के साथ, इन मुरगन खानों के साथ होता क्या है कि जब हम ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो गला बैठ जाता है या गला ख़राब हो जाता है, इस तरह की कंडीशन होती है, पेनफुल हो जाती है, या फिर नज़ला ज़ुकाम की कैफियत जो है वो हो जाती है। तो उसमें ये जो लेमन के हवाले से बात हुई, तो नाज़रीन लेमन का जो इस्तेमाल है अगर वो पानी में डाल के पीते हैं तो जो मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं ना वो डाइजेस्टेबल हो जाती हैं, यानी उनको आप यूँ समझिए कि उनको इजी टू डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल अच्छा है, लेकिन नॉर्मल वाटर में, ये चीज़ याद रखिए कि नॉर्मल पानी में इस्तेमाल कीजिए तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा। ईद का मौका, मिठाइयाँ आ रही हैं, अभी भी खैर मिठाई का सिलसिला जारी रहता है, अच्छी लगती हैं। और ये है कि केक का, आइसक्रीम के केक्स वगैरह, ये सिलसिला जो है ना काफ़ी ट्रेंड हो गया इसका कि लेके जाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये खाने में भी मज़ा आता है और मुझे खुद बहुत पसंद है। लेकिन क्या है कि ये जो केक्स हैं इनमें मिठास जो होती है और के प्रोसेस्ड होते हैं, कुछ इस तरह का भी सिलसिला होता है, तो उसमें हमारा वज़न भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और भी शुगर के हवाले से भी हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या गाइड करती हैं कि अब अगर इस तरह हो तो क्या ये हेल्दी फूड है? हेल्दी फूड तो नहीं है, लेकिन एक स्लाइस तो केक का खाया जा सकता है क्योंकि ईद ही मीठी है। रिलैक्स कर दिया आपने। मीठे के बगैर तो ईद का फिर मज़ा ही नहीं ना। लेकिन आप एक पे स्लाइस का खाएं क्योंकि इसमें सिर्फ मीठा नहीं ना होता, साथ मैदा होता है, वो भी हमारे स्टमक को हार्मफुल होता है। उसके अलावा ऊपर क्रीम लगाई होती है प्रोसेस्ड, उसमें भी शुगर होती है। मना नहीं करे, लेकिन अपने आप को हद में रहकर सारा कुछ हद में रहकर, ये बहुत अच्छी बात आपने की, तवाज़ुन और हद में रहना ये बहुत ज़रूरी है। और ये यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उसके पेश खैमे से हमें बचा लेता है। नाज़रीन, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जब इतना खूबसूरत आप दस्तरखान देखते हैं,
इतनी सजी हुई टेबल देखते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, उस वक्त जहन में रखिए कि खाने के लिए नहीं जीना बल्कि जीने के लिए खाना है। अगर आप ये माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ रखेंगे, साउंड रखेंगे। जैसा कि केक की बात चल रही है तो हम हेल्दी केक भी खा सकते हैं। केक घर में बनाएं, मैदे की जगह आप व्हीट फ्लोर यूज करें, आप रिफाइंड शुगर की जगह आप कंडेंस्ड मिल्क यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फाइबर्स भी हो जाएंगे, कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल हेल्दी केक बन जाएगा। सही, आप वो खाएं, जितना चाहे वो खा सकते हैं। अच्छा, नट्स की आपने बात की। अब नट्स में क्या होता है कि हम जब शीर खुरमा बनाते हैं या हम लोग ना वो खीर बनाते हैं या इस किस्म की जो भी मतलब बनाते हैं तो गार्निशिंग करते हैं और ढेर सा वहाँ पर ना हम स्प्रिंकल कर देते हैं नट्स। तो उसमें क्या होता है कि नाज़रीन अक्सर लोग जो हैं वो मैदे की गिरानी का शिकार हो जाते हैं, आम लफ्ज़ जो इसके हवाले से बोले जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि मैदे में भार होने लगता है या गर्मी का शिकार हो जाता है मैदा। तो उसका जो है वो सिलसिला ऐसा है कि आप अच्छी तरह मंचिंग के साथ च्यू करके अगर उन्हें खाते हैं, यानी अगर आप चबा के खाते हैं तो उससे ये चीज़ नहीं होती है और डाइजेस्ट करना भी आसान हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा डॉक्टर ज़हरा, इस हवाले से बात कीजिएगा कि ये जो पानी है, पानी और फाइबर, कि हम रमज़ान में भी बात करते रहे हैं और अब ये ईद का मौका है, तो यानी ये समझ में नहीं आ रहा होता ना कि एकदम से आप यूँ करें कि वो एक जिसे कहते हैं ना, वो एक पाबंदी थी वो खुल जाती है ना, तो आज़ादी से खाना पीना स्टार्ट होता है, तो समटाइम समझ में नहीं आता क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो उसमें ये है कि पानी और फाइबर के हवाले से क्या किरदार है इनका, क्या ये हेल्पफुल हो सकते हैं कि हम सेव रह सकते हैं, हेल्दी ईद मना सकते हैं? इस हवाले से पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसमें भी एहतियात है, पानी आराम आराम से पिए। ये नहीं गिलास मुंह को लगाया और एक ही सांस में सारा, सांस लेके वक्फे से पिए और खाने से पहले पी लें, क्योंकि पानी डाइजेशन में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है, जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में पानी पीने से स्टमक की भूख खत्म हो जाती है और खाने की मिकदार कम खाई जाती है, जो कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। दूसरी बात हमने किया फाइबर्स के, तो फाइबर्स भी डाइजेशन में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट में आते हैं बनानास। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो भी बनानास यूज करें, लेकिन बनाने की एक भी मिकदार होती है। अगर आप फाइबर ज्यादा लेंगे तो उससे आपको डायरिया हो सकता है, और अगर आप कम लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सही। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा 2 बनाना खाने चाहिए। हाँ। क्योंकि एक में फाइबर की मिकदार कम होती है और आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा सकते हैं। सही। उसके अलावा नट्स में, अखरोट में, बादाम में, इन सब में बहुत ज़्यादा फाइबर्स हैं, इनको भी साथ साथ इस्तेमाल करें, लेकिन एक क्वांटिटी में, क्योंकि ये बीपी भी आपका हाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है ना बातें बताई डॉक्टर साहिबा ने। और ये कि आपको नाज़रीन ये बताती चलूँ, जहाँ पानी के हवाले से बात हो रही है, तो पानी खाने से पहले पीने के हवाले से बताया कि अगर आप ये एहतियात करेंगे कि ईद पे खाएं पिएं अपनी मर्ज़ी का, लेकिन ये कि अगर खाने से पहले आप पानी पी लेते हैं, और कम से कम 2 कप पानी पीना जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसके हवाले से रिकमेंडेड अमाउंट जो पानी की कही जाती है वो 500 मिलीलीटर के करीब है कि अगर आप पी लेते हैं तो उसके बाद आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले सकते। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, यानी आपकी डाइट मेंटेन रहती है इस सिलसिले में। तो ये चीज़ आपसे मैंने शेयर की। और अब हम पूछते हैं अपनी डॉक्टर सहर से। डॉक्टर सहर, बताइए कि कितने वक्फे से खाना पीना करना चाहिए ईद पे? देखें ना, एक स्टार्ट तो हो गया खाने पीने का, मुख्तलिफ किस्म के जब डिशेस आपके सामने आ रही होती हैं तो डेफिनेटली दिल चाहता है उनको टेस्ट तो करें। तो अब ये बताइएगा कि कैसे, यानी कितने वक्फे से खाना पीना चाहिए, स्पेशली ख़ास तौर से ईद के मौके पर, रमज़ान के बाद? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा हम ले रहे होते हैं। अगर हम लोग चावलों वाली खीर ले रहे हैं तो उसमें भी कार्ब्स हैं। अगर हम लोग कहें कि एक तरह से कस्टर्ड ले रहे हैं या जितनी ब्राउनी, केक्स वगैरह, बिस्किट, प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हम लोगों ने कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, पोर्शन कंट्रोल के साथ हम लोगों ने लेने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि ईद पे जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स रिच डाइट लें जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ग़िज़ाइयत जो है वो न्यूट्रिएंट्स, बाकी विटामिन, मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करें, जिस तरह से अमूमन आम रूटीन में हम 3 मेजर मील्स ले रहे होते हैं और स्नैक्स ऐड कर रहे होते हैं अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, सेम ऐसे ही आप 4 to 5 मील्स लें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल से और टाइम मैनेजमेंट का जो है वो आपने खासा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना कि ईद आ गई है, 3 दिन है तो 3 दिन हम बस जो मर्जी जैसे मर्जी खा लें, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, या बाकी के लिए मैटर ना भी करे, लेकिन हमारे स्टमक के लिए वो बहुत ज्यादा
ज्यादा असरअंदाज होगा कि आप ईद के बाद जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना कि आपने पोर्शन कंट्रोल का रखना है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छे तौर पे गाइडलाइन किया। अच्छा डॉक्टर फातिमा, जैसे ये कि स्टार्ट में हम दिन की इब्तदा करते हैं, तो उस सिलसिले में कोई बताइए कि चहलकदमी करना, कोई वर्जिश करना, इसकी भी कोई अहमियत है? इस सिलसिले में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है ईद पे? ईद के मौके पर जब आप उठते हैं, सबसे पहले तो ईद की नमाज की तैयारी करनी होती है, और नमाज से बढ़कर कोई एक्सरसाइज है नहीं। आप ईद की नमाज आराम सुकून से पढ़ कर आए, आकर आप पानी का गिलास पिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें और मीठे में सबसे पहले आप खजूर खाएं। खजूर से बढ़कर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें शिफा हो, शिफा ना हो। खजूर शिफा है, वो डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं, वो दूसरे तमाम लोग खाएं। उसके बाद अपनी शुरुआत करें खीर से, रसमलाई से, खीर खुरमा, जो आपका दिल करे आप खाएं। बिल्कुल, आपने ये बहुत बेहतरीन बात की है। अभी नाज़रीन हम बात कर रहे हैं मीठे के हवाले से, तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि माहिरीन की राय के मुताबिक जब हम इब्तदा करते हैं दिन की, तो उसमें मीठे से यानी इब्तदा की जाए। अगर स्पेशली जैसे ईद के हवाले से मैं बता रही हूँ, तो शीर खुरमा या खीर खा के अगर आप इब्तदा करते हैं तो ये बेटर रहेगा आपकी सेहत के लिए, ना कि आप कोई प्रोसेस फूड लेके अगर इब्तदा करें तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह से खानों के हवाले से अगर बात की जाए तो डिफरेंट किस्म के खाने बनते हैं, जिनमें पाए बनाए जाते हैं और ये निहारी बनती है और बिरयानी, ये वो इस किस्म के कौरमा जात बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये मुरगन होते हैं, इनकी आदत नहीं होती है। हमने तमाम रमज़ान में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में गुजारा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा कम कम खा के। तो एकदम से जब इस किस्म का हैवी किस्म का हाई कैलोरिक फूड सामने आता है और हम खाते हैं, तो क्या होता है कि इंडाइजेशन के मसाइल हो जाते हैं। अब जब इंडाइजेशन के मसाइल होते हैं कि तो डॉक्टर ज़ाहिरा आप हमें बताइएगा कि हमारी होम्योपैथी क्या इस सिलसिले में कुछ मददगार हो सकती है? ईद के लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नक्स वोमिका और कार्बोवेज है। ये आपकी एसिडिटी को, आपकी इंडाइजेशन को, आपकी डिहाइड्रेशन को, सबको कंट्रोल करेगी। अभी तो जैसे ईद पे आप खाएं सब कुछ, साथ अपने पास मेडिसिन रखें। बिल्कुल सही। अच्छा नाज़रीन, मेडिसिन का आपको नाम बताया, लेकिन यहाँ पर ये आपको गाइडलाइन देती चाहूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करनी है, खुद से बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं यूज़ करनी, किसी मुस्तनी डॉक्टर से बात करके और फिर ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये है कि आपने बताया कि ये वाली मेडिसिन रखें, इसके साथ ही साथ ये होता है कि समटाइम जैसे आपने बताया कि पेट खराब के मसाइल हो जाते हैं, समटाइम डायरिया हो जाता है, बल्कि डायरिया ज़्यादा होता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आता है कि हैवी फूड की आदत नहीं होती, और इस तरह का जब हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई कैलोरीज वाला फूड होता है तो उसके बाद ये मसाइल सामने आते हैं। तो उसके लिए हमारी होम्योपैथी क्या कहती है, क्या कौन सी मेडिसिन? अगर डायरिया हो गया तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन पोडोफाइलम और वेरेट्रम एल्बम है। लेकिन बात यही है कि हम साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं, तो ऐसे कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। आपको अगर डायरिया हो गया, उसके साथ डिहाइड्रेशन, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, तो उसका बेस्ट हल आप कोकोनट वाटर पिएं। आपका डायरिया भी कंट्रोल होगा और आपकी डिहाइड्रेशन भी आपको नहीं होगी। सही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोकोनट वाटर जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में तमाम मिनरल्स होते हैं। वो तमाम मिनरल्स कि जो ज़रूरी होते हैं और जो वेस्ट हो जाते हैं डायरिया के थ्रू, तो वो आपको मिल जाते हैं और इस तरह से आप हेल्दी रहते हैं। नाज़रीन, इसी तरह से अगर आप कोकोनट वाटर यूज़ करें या फिर आप जिस तरह के लेमन के हवाले से बात की, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें स्लाइड सी शुगर और उसमें सॉल्ट यानी नमक का इस्तेमाल करके तो आप वो ORS टाइप का कम्बिनेशन बना सकते हैं और ये बेहतरीन रहता है। नाज़रीन, यहाँ टाइम होता है ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ईद के पुरमसरत मौके पर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स और आपके साथ ईद की खुशियाँ मनाने के साथ हैं। तो ये है कि डॉक्टर साहिबा हमें ये बताइएगा कि जैसे कि इंडाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पेट की खराबी हो जाती है, मुख्तलिफ मसाइल हो जाते हैं, कोई घरेलू टिप कोई जो कि होम रेमेडी हो और इजीली हमारे नाज़रीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें? ऐसा है कि ईद का मौका है, हर तरफ निहारी बनेगी, पाए बनेंगे, चिकन मटन सब कुछ आप खाएं पिएं, लेकिन आप अपने किचन का ही एक मसाला यूज़ करके सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी में शिफा है, तो आप मसाले के अंदर कलवंजी की थोड़ी सी मिकदार ऐड कर लें। जैसे जैसे खाने बनाते जाएँ वो आप मसाला ऐड करेंगे तो कलवंजी ऑटोमेटिकली आपके खाने में चली जाएगी। आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और साथ ही साथ अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि ऑलरेडी हम रमज़ान में डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, तो पानी की मिकदार में ज़्यादा
सकें, चाहे आप उसमें लेमन ऐड कर लें, चाहे साल्ट ऐड कर लें। ये आपके प्रोटीन्स, मिनरल्स, सब चीज़ों को बैलेंस रखती है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। बहुत ही बेहतरीन। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि जब हम लोग इस किस्म की डाइट ले रहे होते हैं, और ये तो चलेगा सिलसिला क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ ईद है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इसी तरह से चलते हुए जब हम खाने खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये सिलसिला हैवी खाना का चलता रहता है। कभी कहीं दावत पे, कभी हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, तो उस दौरान में एक और काम कीजिए कि आप खाने के बाद आपके घर में ही मौजूद जो अदरक होता है, जिंजर, उसका आप एक पीस ले लें 1 इंच का, और उसको पानी में बॉईल करके 1 कप उसका कहवा पीजिए, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो कोलेस्ट्रॉल जो हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वो इससे मेंटेन होगा। अब कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर। तो डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी माहिर ग़िज़ाइयत हैं। इनसे बात करते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो इसको यानी कि किस तरह से आप डाइट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और इसका क्या यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर बढ़ जाए तो क्या है। दिल के मरीजों के लिए ऐसी ग़िज़ा के हवाले से आप गाइड करें। जी, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रह रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी डाइट में जो वो पोटाशियम रिच डाइट ऐड करें, जिसमें बनाना है और भी जिस तरह फ्रूट्स एंड डैश डाइट बेसिकली होती है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स का हेल्दी फैट है, हेल्दी ऑयल्स हैं, और साथ ही साथ जो है आप अगर अपनी कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑफकोर्स ऐसी खुराक जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी कैलोरीज बर्न आउट हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन रहे, और सबसे बढ़ के ये कि आप जो है वो मेंटली एक्टिव रहेंगे तो फिजिकली भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। जिस तरह आपने अभी बताया, अदरक का कहवा बहुत बेनिफिशियल होगा और पुदीने का कहवा भी बहुत अच्छा होगा इस मकसद के, और उसके अलावा जो है वो हल्दी वाला दूध भी सही। अच्छा डॉक्टर सहर, बात हो रही है इसी हवाले से, तो जैसा कि बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम्स भी यूज़ की जाती हैं, फ्राई गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, तला हुआ गोश्त खाया जाता है, इस किस्म की ये जो चीज़ें होती हैं तो ये हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। इस हवाले से सुना जाता है कि ये यानी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमारी सेहत को ख़राब कर सकती हैं। तो इसमें यानी क्या वजह है? कुछ तो हम सुनते हैं ना कि सही तौर पे पका हुआ ना हो, कुछ इस तरह की वजह हो सकती है, और इसकी वजह से क्या कोई इन्फेक्शन हो सकती हैं या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? जी, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए पोर्शन कंट्रोल के साथ, और माइंडफुल ईटिंग, और साथ ही साथ ये कि आप अगर ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हो या ज़्यादा फ्राई आइटम्स ले रहे हो तो बनाने का, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, कुकिंग मेथड्स भी बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आप अगर वही बीफ मटन जो है वो सालन की फॉर्म में बनाओ, मसाले के साथ डीप फ्राई ना करो, ठीक है, सालन की फॉर्म में बनाओ, मसाले जैसे लहसुन अदरक प्याज हम अमूमन जैसे सालन बना रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप मीट की इनटेक भी कर लोगे, क्रेविंग्स भी आपकी पूरी हो जाएंगी, और आपकी जो फैट आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो वो बॉडी में एक्स्ट्रा फॉर्म में स्टोर भी नहीं होगा। तो कुकिंग मेथड्स वाकई ही बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं किसी भी रेमेडी में। जी शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत आपने की। अच्छा डॉक्टर फातिमा, अभी देखिए कि वैसे तो कम ही ऐसा होता है कि जब हम लोग ईद पे खाना पीना शुरू करते हैं तो फलों की तरफ तो चलें, फ्रूट्स को तो शामिल किया ही होता है, एक रूटीन होती है, लेकिन ये कि सब्जियों की तरफ बहुत कम जाया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस हवाले से आप गाइड करें हमारे नाज़रीन को कि फलों और सब्जियों का जो शामिल करना है ये किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, और खाने का यानी कि आप जब खाना शुरू करते हैं, जैसे आपने बताया कि पानी पहले पी लें, तो उसका इख्तिताम कैसे किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से जो है उसको यानी सेहतमंद तरीके से खाया जाए कि वो आपको तंग नहीं करे। जैसे ईद का मौका है, हर तरफ खाने पीने की बातें हो रही हैं, हर तरफ कोई खा पी रहे हैं, या आ रहा है, कोई जा रहा है, तो अपने घर में सबसे पहले आप सैलड बना के रखें, उसमें आप फ्रूट्स भी शामिल करें, उससे आप कैरेट यूज़ कर सकते हैं, ककम्बर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमन को आप स्प्रिंकल करें, उसमें आपकी सब्जियां भी शामिल हो गई, आपके फ्रूट्स भी शामिल हो गए हैं, चाहे फाइबर भी मिल गए, फाइबर्स भी मिल गए, आपकी एनर्जी इंटेक भी पूरी हो गई, और ये बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी और दबके दूसरे लोगों के लिए भी। तो जो भी आए जाए खीर तो आप खिला ही रहे हैं, साथ आप उसको सैलड भी थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, आपकी एनर्जी इंटेक भी पूरी होती जाएगी, आपके अंदर जो मिनरल्स की फाइबर्स की कमी है वो पूरी होती जाएगी। अभी जैसे बात हो रही थी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो दिल के अमराज वाले जो पेशेंट होते हैं, आखिर उनका भी तो दिल चाहता है ना, इस तरह की जब खाने बने होते हैं, ईद का मौका होता है
तो खुशी से मिलते हैं। उनके लिए थोड़ा सा परहेजी खाना बनाएं, लेकिन उसको आप पेश इस तरह से करें, एक्सपेक्टेशन इस तरह से करें कि उसका खुद दिल करे कि हम खाएं। जैसे आप उसके लिए परहेजी खाना बना रहे हैं, उसमें आप ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा यूज करें, उसके सब्जियों को बॉयल करके, या मीट अगर आप बना रहे हैं तो उसको बॉयल करके थोड़ी मिकदार रखी जाए, थोड़ी मिकदार, लेकिन आप ऑयल का बाद में तड़का लगा दें। उसको जब आप पेश करें उसके ऊपर आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपने लेमन के स्लाइसेस, वो जो 1 इंच की जो वो घी की आई होती है ना ऊपर लेयर, वो नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल हल्का उसके ऊपर ऑयल का तड़का लगाएं, इसके ऊपर आप गार्निश करें, धनिया पुदीना गार्निश कर सकते हैं, आप जिंजर गार्निश कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह होनी चाहिए कि पेशेंट का खुद दिल करे बिल्कुल सही बात, खाऊं, उसे वो देख के ही ना हो कि भाई ये तो बीमार खाना मेरा नहीं दिल चाह रहा, वो सूप लाइक अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, सूप लाइक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सालन नजर आना चाहिए, उसका खुद दिल कर। और साथ ही साथ आप लाजमी सैलेड के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट चाट अलग बना सकते हैं और सैलेड अलग बना सकते हैं। सही, जिस तरह हम लोग सलाद पत्ता भी यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी वाटर इनटेक को बैलेंस करता है। जिस तरह हम फाइबर्स खा रहे हैं, मर्गन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर फातिमा ने कितने अच्छे तरीके से, कितना फ्रेंडली अंदाज में बताया कि हमारे जो दिल के अमराज वाले पेशेंट हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं ईद को, और किस तरह से वो तमाम खाने भी खा सकते हैं और अपनी ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके लिए यही है कि एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, अब ये बात हो रही है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, तो हमारी होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है, हमने खा ही लिया ऐसा और थोड़ी बेइतदाली हो ही गई, जो कि हो ही जाती है, तो उस सिलसिले में क्या कहती है हमारी होम्योपैथी? होम्योपैथी के मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही बात अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी को दिल का मर्ज है उसकी मेडिसिन अलग होगी, अगर किसी को बस ज़्यादा खाने की वजह से हुई है उसकी मेडिसिन अलग होगी। लेकिन जो टॉप ऑफ द रेमेडीज है वो कोलेस्ट्रीनम है और बर्बरस वल्गरस, ये 2 मेडिसिन वो है जो एज अ जनरल हम कहते हैं कि इसमें काफी सारे सिम्टम्स कवर हो जाते हैं सबके। बिल्कुल सही बात है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी और यूरिक एसिड भी अगर बढ़ता है और वो भी बढ़ जाता है, किडनी का प्रॉब्लम भी आ रहा है ये पानी की डिहाइड्रेशन की वजह से, या बहुत ज्यादा पानी पीने से हाइड्रोनेफ्राइटिस थी, तो उधर भी ये 2 मेडिसिन काम करेंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन आपने बताई। यहाँ नाज़रीन, फिर मैं ये कहती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करना है, खुद से मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सी पोटेंसी और किस वक्त देना आपको मेडिसिन ज़रूरी है, ये एक डॉक्टर ही बेहतर तौर पे फैसला कर सकता है। तो इस हवाले से बात हो रही है, ईद की बातचीत हो रही है। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि जैसे कि खुराक की बेइतदाली चल रही होती है तो कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत एक्स्ट्रा खाने की वजह से या फ्राई आइटम्स खाने की वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, आई मीन स्टमक एसिडिटी, और बहुत ही ज्यादा कह लें IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को या कॉन्स्टिपेशन रह रही है या डायरिया रह रहा है या दोनों कंडीशंस हो रही हैं। ये कह लें कि स्टमक जो कि हमारा एक मेजर ऑर्गन है तो उसमें खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती, इनडाइजेशन के भी बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं, या बहुत तरह के इन्फेक्शंस या फूड पॉइजनिंग। अब मौसम भी चेंज हो रहा है और ईद भी आ रही है, तो इन दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है फूड पॉइजनिंग के साथ, कि आप जो है वो खा रही हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बाहर से खा रहे हैं, खाना साफ है नहीं है, हाइजीन की कंडीशन को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है ताकि बहुत अहम तरह के मसले मसाइल से बचा जा सके। सही, ठीक हो गया। अब जैसा कि खाने, ये तो घर के खानों की बात हो गई, अभी हम देखें कि जंक फूड का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है, और क्या होता है कि यही वो गैर सेहतमंद किस्म की खुराक होती है कि जो हमें बीमारियों की तरफ ले जाती है। तो नाजरीन, इस चीज़ को अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी नहीं खाएं, बट ये कि इसको थोड़ा अवॉइड करें, कोशिश करें कि घर में बने हुए खानों को प्रेफर करें ताकि आप सेहतमंद ईद गुजार सकें और अपने आने जाने के लम्हों को ज़ाया ना करें और एंजॉय कर सकें। यहाँ पर एक बात हो रही थी कि चहलकदमी के हवाले से हमने स्टार्ट में प्रोग्राम के दौरान बात की कि चहलकदमी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है उस दौरान में, एंडोर्फिन। जब वो रिलीज़ होता है तो क्या होता है कि हमारी जो वो खाना खाने की जो भूख की इश्तहा होती है, जो बहुत ज़्यादा एकदम से शिद्दत पैदा होती है कि हम खाएं, तो वो कंट्रोल करता है। हमारे मिजाज पे भी इसका बहुत अच्छा असर होता है और खुशगवार हमारी जो कैफियत इसकी वजह से होती है और जहनी कैफियत भी बहुत अच्छी होती है। तो ये चहलकदमी बहुत ज़रूरी है। सुबह अगर आप चहलकदमी से इब्तदा करते हैं, उसके बाद आप ईद का समा जब स्टार्ट करते हैं तो जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया, खजूर खाते हैं, कुछ मीठा जो घर का बना हुआ है, जो हेल्दी फूड है, ना कि केक, पेस्ट्रीज वगैरह इस तरह का नहीं, बल्कि ये कि शीर खुरमा, खीर और इस किस्म की जो खुराक आप खाते हैं वो आपके लिए प्रेफरेबल है, आपके लिए हेल्दी है, वो उससे आप हेल्दी रहेंगे, यानी प्रॉब्लम नहीं वो करेगी।
उसके बाद बात आ जाती है खाने पीने की, और खाने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जिस्मानी निज़ाम पे बहुत ज़्यादा जो है उसका असरात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अगर मतलब किसी ने वेट मेंटेन किया बड़ा रमज़ान के दौरान में, तो ईद के बाद ना अचानक से इन 2-3 दिनों के अंदर वो एकदम से जो है ना वेट गेन हो जाता है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है हमारा बेतकाली से खाना और ज्यादा मीठा खाना। मतलब आप देखते नहीं है कि हम क्या मीठी खा ईद रहे पे हैं, मीठा क्या तो नहीं खाएंगे खा ना रहे, और बस खाए जाते हैं। खाने के साथ साथ आप सिर्फ लेमन वाटर या अदरक के कहवे का इस्तेमाल करें तो आपका वेट मैनेज हो सकता है। सही। आप बताइएगा कि जैसे कि मीठे के हवाले से बात हो रही है, तो मीठी डिशेस ज्यादा होती हैं, इसका हल बताइए कि वेट भी कंट्रोल रहे और हमने मीठा खाना भी है। अब छोटी ईद पे खाना तो सब नहीं है और खाना भी नॉर्मल से ज्यादा है, तो इधर अपना वर्कआउट भी उसमें उससे नॉर्मल से ज्यादा करें, ये इम्पोर्टेंट ताकि बात। जो कैलोरीज आप गेन कर रही हैं वो उधर ही बर्न हो रहे, आपका वेट लॉस ना हो तो मेंटेन लाजमी रहे। बिल्कुल सही। यानी क्योंकि कि खाने का तुम कह नहीं सकते ईद पे छोड़ ईद है तो आप खाएं, लेकिन साथ अपनी एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लें, क्योंकि वही बात, ईद तो है ही सेलिब्रेशन, ये है ही खुशी का नाम, तो खुशी नहीं मनाएंगे हम खा पी के तो कैसे? और पाकिस्तानियों के पास खाना ही खुशी है। एग्जैक्टली। और पंजाबियंस जो हैं उनके हवाले से बहुत ज्यादा ये फेमस है कि वो जो है मतलब ये खा पी के जो है खुशी मनाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। जैसा कि ईद का मौका है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं यहाँ देना चाहूंगी, एक बहुत ही जबरदस्त सा पॉइंट है। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और मीठी ईद है स्पेशली। तो अपने सारे गिले शिकवों को दूर करें, अपने ईगो को साइड पर रखें, अपने बहन भाई से जाके मिलें, उनको गले लगाएं। जो आपके गिले शिकवे हैं उनको बाद में मनाइएगा, लेकिन पहले आप उनके साथ बैठ के मीठा खाएं। और बिल्कुल एग्जैक्टली बात ही यही है कि ईद का जो मौका है वो यही माफ कर देने, गले मिलने और ये क्या कहते हैं ना सेलिब्रेट करने का टाइम है। बिल्कुल सही बात है। और जिनको आप भूले हों उनको याद करें, शामिल करें अपने साथ, और ईद की खुशियां जो हैं वो अच्छे तौर पे मनाएं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि आप सेहतमंदी के साथ खुशियां मनाएं, और उसके लिए हमने ये एहतमाम किया कि आपके साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और वो आपको बता भी रहे हैं। हमने आपके साथ ईद मनाई इसी मकसद के तहत कि आप अपनी ईद को हेल्दी तौर पे गुजार सकें। तो नाजरीन, यहाँ बात हो रही है जैसे कि हमने बताया कि अगर आप यानी खाने बना रहे हैं डिफरेंट किस्म के, तो उसमें तेज़ मसाला जात नहीं ऐड करने। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि पानी का इस्तेमाल गाहे गाहे जारी रखें। खाने से पहले अगर आप पी लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और अगर आप उसके बाद परहेज़ करेंगे पानी का तो ये है कि आप वेट गेन नहीं करेंगे, इस तरह आपके लिए आसानी होगी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई गलत तरीका है और इसके बाद बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। और अकॉर्डिंग टू हमारे अगर मज़हब की बात की जाए, इस्लामिक रिलीजन की बात की जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे कि आपने अपने तमाम खाए पिए को जंग लगा दिया हो। तो इस तरह से है, ये चीज़ का ख्याल रखिए। इस तरह की जब बातों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। बाकी एक चीज़ और होती है कि जैसे बात हुई नज़ला ज़ुकाम और खांसी की, ये अब सीज़न है, बदलता जो मौसम होता है उसमें ये चीज़ें बहुत सामने आती हैं। और ईद पे क्या होता है कि आए गए हैं तो सामने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स तो ज़रूर पेश की जाती हैं, और उसके बाद कोई मुज़ायका ही नहीं कि ऐसा ना हो कि पंखा भी चल रहा होता है, फ़ैन ऑन, एसी चलने शुरू हो जाते हैं वक्त से पहले बहुत सारे लोग, और ठंडा जब पीते हैं तो फिर उसके बाद स्नीजिंग भी स्टार्ट है और कफिंग भी स्टार्ट है। उसका क्या हाल है? सबसे पहले तो हमें अपने एहतियात रखनी चाहिए कि बाहर से आप आए हैं, अगर आपको स्वेटिंग हुई है तो आप फ़ौरन से फ़ैन के नीचे ना आए या उस टाइम शावर ना लें। हीट स्ट्रोक का और पैरालिसिस का बहुत बड़ा खतरा होता है उस दौरान। अपना पहले आप पसीना सूखने दें, फिर आप आराम से बैठ के पानी पिए, फिर आप नहाने के लिए शावर लेने के लिए जाएँ। अगर आप बीमार हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया है गर्मी से ठंड में आने की वजह से, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी 200 पोटेंसी में। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, पानी बह जा रहा है, अपनी आंखों से पानी निकल जा रहा है, तो आपका एलियम CPR 200 यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। बिल्कुल सही। ये दो चीज़ें आप अपने घर में रखें। और इसके साथ साथ अगर आप बीमार, अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए हैं और वहाँ पे एक शहर से आप दूसरे शहर में भी चले गए हैं, तो वहाँ पे आपको खतरा है कि हम बीमार हो जाएंगे, सबसे पहले जाकर आप वहाँ का प्याज टेस्ट कर लें। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है नाज़रीन, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और दूसरी बात ये कि मेडिकली प्रूवन है कि यानी चूँकि वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, उसमें वो तमाम नबातात होते हैं, तमाम वो चीज़ें होती हैं जो आपको हाइजीन प्रोवाइड करती हैं उस हवाले से। तो जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिस रेजिडेंस में आपने रहना है, जहाँ का इन्वायरमेंट आपने अपनाना है, वहाँ का जब आप यानी कि अंडरग्राउंड वाली जो चीज़ खा लेते हैं ना, और चूँकि वो प्याज अनियन जो है वो भी अंडरग्राउंड होता है और उसमें तमाम सल्फ़र की वो अमाउंट होती है कि जो आपको बहुत सारी जो अब एलर्जी करने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं और इस किस्म के जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं चीज़ें,
वो चीज़ उसमें मौजूद होती है और वो सल्फ़र के थ्रू उसको क्योर करती है। तो ये वो एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी, तो अब बात करते हैं डॉक्टर सहर आपसे। आप हमें बताइएगा कि क्या ईद के मौके पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हमारे जो नाजरीन हैं वो और हमारा डॉक्टर हजरात का तबका भी और सभी लोग जो हमें हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं ईद के मौके पर? जी, एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगी। अचानक याद आया कि आप जब बीफ मटन वगैरह या चिकन वगैरह बनाए तो उसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करें। बहुत सही। और मैसेज यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप मीठा खाएं लेकिन कोशिश करें वो आपकी नेचुरल शुगर होनी चाहिए, आर्टिफिशियल शुगर नहीं होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया आपका और आप सबके आने का, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर सहर। और एक बार फिर आपको ईद की भरपूर खुशियां मुबारक हों और आप बेहतरीन तौर पे अपने बाकी के टाइम को स्पेंड करें। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे साथ किया। नाजरीन, होप्स हो कि आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक में किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलेंगे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।